हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज केशस और ये आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्लास है। और आज के सेशन में जो हमारी यूनिट थर्ड है, इसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ओके इसके अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट है, जिनमें से 2 यूनिट आपको ऑलरेडी उनका वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट को। ओके यानी थर्ड यूनिट से जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके तो यूनिट थर्ड है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन। ओके इसके अंदर आपको इन 4 टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। सेकेंड है आपका टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। थर्ड है हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। एंड लास्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पैशन पॉइंट्स एंड इलिस्ट्रेशन। ओके इन सभी टॉपिक को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा थीसिस राइटिंग। ओके थीसिस आपका एक लाइक अ प्रोजेक्ट की तरह होता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, लाइक आप एमए करते हो या फिर एमएससी करते हो, एमफिल वगैरह या एमटेक वगैरह कुछ भी करते हो, तो वहां पर लास्ट ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो आपको आपका टॉपिक खुद ही सिलेक्ट करना होता है। ओके किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट रेडी करना होता है। उसमें आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, उस टॉपिक के ऊपर डेटा को कलेक्ट करते हो, देन उसके बाद में एक रिटन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो। वही रिटन डॉक्यूमेंट आपका थीसिस कहलाता है। ओके तो थीसिस क्या होता है? थीसिस इज अ डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट रिटन बाय अ स्टूडेंट टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। जो एक स्टूडेंट की ओरिजिनल रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, जिस भी टॉपिक पर उसने वो डाटा को प्रिपेयर किया होगा या फिर उस टॉपिक मतलब जिस भी टॉपिक पर उसने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया होगा। ओके तो थीसिस क्या होता है? एक डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसकी ओरिजिनल फाइंडिंग को, यानी जो भी उसने रिसर्च की है उस टॉपिक के ऊपर, उन सबको शो करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए। It includes chapter like introduction, literature review, methodology, results and conclusion. इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? सबसे पहले आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, भाई जो भी आपका टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराओ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताओ, सारी जो भी थ्योरीज हैं उन सभी को एक्सप्लेन करो। ठीक है यानी जो आपका प्रोजेक्ट है भाई, क्यों आपने वो सिलेक्ट किया है, क्या उसका पर्पज है, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करो। लिटरेचर रिव्यू, उसके पीछे का जो भी कंसेप्ट, थ्योरी वगैरह हैं जो अदर साइंटिस्ट ने दी है, उन सभी को एक्सप्लेन करना। मैथोडोलॉजी, आप क्या क्या मेथड्स यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, और इसके रिजल्ट एंड कंक्लूजन क्या क्या है, इन सभी चीजों को मिलाकर ही आपका थीसिस प्रिपेयर होता है। थीसिस राइटिंग फोकसेस ऑन डीप रिसर्च। ठीक है इस पर फोकस करता है डीप रिसर्च, यानी जिस भी टॉपिक पर आप इसको प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो क्या करते हो, उस टॉपिक पर डीपली रिसर्च करनी होती है आपको। ठीक है उसके हर एक पॉइंट पर आपको डीपली रिसर्च करनी होती है। एनालिसिस एंड कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी मतलब उसमें पहले से ही उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की गई है, जो भी डाटा अवेलेबल है, उन सभी को अच्छे से एनालाइज करते हो। ओके और उसका मतलब सारी जो भी ऑलरेडी थ्योरी लिखी गई है, उन सभी को भी इसमें ऐड करते हो। ओके इट रिक्वायर्स प्रॉपर citation, references and academic writing style to maintain originality and avoid plagiarism. ये क्या करता है? इट रिक्वायर्स प्रॉपर सिटेशन। सिटेशन का मतलब होता है लाइक आप किसी भी ऑथर की डेफिनेशन को यूज कर रहे हो, तो आप उसका अगर नाम मेंशन नहीं करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपने डाटा को कॉपी किया है। ठीक है तो प्रॉपर सिटेशन, रेफरेंसेस वगैरह, यानी जहां से भी आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर उसका नाम दो। कहीं किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक से आप डाटा को ले रहे हो, तो वहां पर उसका प्रॉपर नेमिंग करनी है आपको। अकेडमिक राइटिंग स्टाइल टू ओरिजिनलिटी, ये किसको शो करता है? ओरिजिनलिटी को। और प्लेगरिज्म को अवॉइड करता है, यानी कि आपने डाटा को कहीं से भी चोरी नहीं किया है, जो आपका डाटा है बिल्कुल ओरिजिनल है। ओके द पर्पस ऑफ अ थीसिस इज टू शो द स्टूडेंट्स रिसर्च एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है जो थीसिस का पर्पस होता है, ये स्टूडेंट की रिसर्च एबिलिटी को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट के ऊपर उसको कितनी अच्छी कमांड है, कितना ज्यादा नॉलेज है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके तो थीसिस समझ में आया? थीसिस लाइक अ बिग प्रोजेक्ट जो एक स्टूडेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब भी वो अपनी मतलब हायर स्टडी में जाता है, तब फाइनल ईयर में उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। वही प्रोजेक्ट को वो एक डिटेल्ड यानी जो रिसर्च होती है उसको एक डिटेल वे में, एक रिटन वे में उसको रेडी करता है, वही क्या कहलाता है? आपका थीसिस कहलाता है। ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। ठीक है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस फॉर्मेट में हमें इसको रेडी करना होता है। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। ठीक है
यानी जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, अपना नाम डालो और जिसको आप सबमिट कर रहे हो उनका नाम डालो, सबमिशन डेट वगैरह प्रॉपर सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, कंटेन थीसिस टाइटल, ऑथर्स नेम, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, गाइड्स नेम एंड सबमिशन डेट। ठीक है, जो भी आपकी गाइड है जिनको भी आप सबमिट कर रहे हो उन सभी का प्रॉपर आपको नेमिंग करनी है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या आपको ऐड करना है इसमें, यानी इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो भी आपकी रिसर्च है उसको कंसाइज वे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 150 to 300 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर देना, जो भी मेन पॉइंट्स है उन सभी को एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी प्रॉपर आप जिनकी भी हेल्प से आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उस रिसर्च को कंप्लीट किया, उनका प्रॉपर थैंक करोगे। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक टू गाइड, टीचर एंड अदर हु कंट्रीब्यूट, जिसने भी उस रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया है उन सभी को थैंक करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी प्रॉपर पेज वगैरह के साथ में आप क्या करोगे, पेज नंबर के साथ में उसको लिख दोगे कि जैसे फर्स्ट टू सेकंड पेज आपका इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद में मैथोडोलॉजी आपकी कौन से पेज पर है। इससे डाटा को हम इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीडर को बहुत हेल्प मिलती है डाटा को मतलब बहुत अच्छे से रीड करने में, और वो इजीली डाटा को ढूंढ सकता है। ओके, लिस्ट ऑफ द चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल एंड फिगर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, यानी जो भी आपका टॉपिक है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी को एक्सप्लेन करना। बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ठीक है, इन सभी को आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। नेक्स्ट क्या हेडिंग आ जाएगी आपकी, लिटरेचर रिव्यू, यानी जो भी ऑलरेडी कंसेप्ट थ्योरी दिए गए हैं उनको भी आप ऐड करोगे। ओके, जो भी डाटा पहले से ही अवेलेबल है उन सबको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, थ्योरीज एंड स्टडी रिलेटेड टू द टॉपिक, जो भी डाटा अवेलेबल है उन सभी को यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, रिसर्च मैथोडोलॉजी, आप क्या क्या टूल्स, क्या क्या डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज की हेल्प से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, उन सभी को ऐड करोगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड, टूल, सैंपल साइज एंड टेक्निक्स यूज, जो भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो उन सभी को मेंशन करोगे। नेक्स्ट, डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, ठीक है, अच्छे से मतलब डाटा को एनालाइज करोगे, प्रॉपर जो भी डाटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करोगे और जो रिजल्ट है उनको मेंशन करोगे। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल एंड मेन फाइंडिंग, जो भी आपने रिसर्च में ऑब्जर्व किए हैं चीजें, जो भी आपका रिजल्ट्स आए हैं उन सबको मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, कंपैरिजन विद प्रीवियस रिसर्च एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर मीनिंग। ठीक है, यानी सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे, भाई जो भी आपने थ्योरी कंसेप्ट यूज किए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जो रिजल्ट आए हैं उनको अच्छे से उन पर डिस्कशन करोगे, यानी सारी चीजों को बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, क्या इसका क्या कंक्लूजन निकला और आप क्या क्या रिकमेंड करना चाहते हो या फिर क्या सजेस्ट करना चाहते हो ताकि फ्यूचर में वो चीज और ज्यादा बेटर हो सके। ओके, तो फाइनल समरी ऑफ द रिसर्च, की कंक्लूजन, लिमिटेशन एंड सजेशन फॉर फ्यूचर वर्क। ठीक है, इन सबको आपने ऐड करना है। नेक्स्ट, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। यानी आपने जहां से भी डाटा को उठाया है उनका प्रॉपर नाम वगैरह आपको लिखना है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से आपने डाटा को यूज किया, देन वेबसाइट का नाम आ जाएगा, टेक्स्ट बुक से लिया है तो टेक्स्ट बुक का नाम आ जाएगा, किसी ऑथर की कोई लैंग्वेज मतलब सॉरी डेफिनेशन यूज कर रहे हो तो डेफिनेशन विद ऑथर्स नेम। ये क्या करता है, ओरिजिनलिटी को शो करता है, यानी आपने डाटा को कहीं से भी कॉपी नहीं किया। लिस्ट ऑफ द बुक, आर्टिकल्स, वेबसाइट, सोर्सेज यूज, रिटन इन प्रॉपर सिटेशन फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम उन सभी चीजों को लिख दोगे। लास्ट, अपेंडिसेस, यानी इसमें जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उन सभी को ऐड किया जाता है, लाइक जैसे क्वेश्चन जो भी अराइजेस होते हैं उन सबको ऐड किया जाता है। ठीक है, एडिशनल मटेरियल लाइक क्वेश्चनरीज, रो डाटा, फॉर्मूला और सैंपल डॉक्यूमेंट। ठीक है, लास्ट में आपको जो भी मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको लास्ट में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, टेबल, इंट्रोडक्शन, जो भी आपका टॉपिक है उसका बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, स्कोप क्या है, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। लिटरेचर रिव्यू, जो भी ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसको, यानी आपके रिसर्च से जो पहले डाटा एग्जिस्ट करता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, आपने अपनी रिसर्च में क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज किया है, किन किन रिसोर्सेज को आपने यूज किया, उन सभी को एक्सप्लेन करना है। डाटा एनालिसिस, यानी आप अच्छे से डाटा को एनालाइज करोगे और जो रिजल्ट आए हैं, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे मेंशन करोगे।
नेक्स्ट डिस्कशन, यानी सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जो भी रिजल्ट आए हैं उनके मीनिंग को अच्छे से डिफाइन करोगे। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या निकला और आप क्या क्या चीजें रिकमेंड करना चाहते हो, या कौन से स्टेप ऐसे हैं जो हम फॉलो करके उस चीज को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंसेस, यानी आपको प्रॉपर बुक वगैरह का नाम, ऑथर वगैरह का नाम लिख देना है, और जो एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल मटेरियल है, यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आपको लास्ट में ऐड ऑन करना है, लाइक क्वेश्चन वगैरह, रो मटेरियल वगैरह। ओके, सब आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, देखो अभी हमने थीसिस पढ़ा, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होता है कि एक स्टूडेंट को कोई भी प्रोजेक्ट देना, या फिर किसी भी कंपनी में लाइक एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, देन वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद में एक रिटन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ये बताने के लिए कि उसने अपनी जो प्रोजेक्ट था उसको किस तरीके से कंप्लीट किया है, क्या क्या उसने स्टेप फॉलो किए, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, इन सभी चीजों को वो एड ऑन करके एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जो कि हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होती है। ओके, A project report is a formal document describing the practical work or project completed by a student. ठीक है, किसको बताता है या फिर किसको डिस्क्राइब करता है? ये प्रैक्टिकल वर्क को, कि आपने कितना उस पर प्रैक्टिकली काम किया है, क्या क्या आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं, किस तरीके से आपने डेवलप, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को किस तरीके से किया है। ओके, इट इंक्लूड सेक्शंस लाइक ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपके रिसर्च का क्या पर्पस था, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज्ड, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। इम्प्लीमेंटेशन लाइक आपने किस तरीके से अपना जो सोल्यूशन था, ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सोल्यूशन था उसको आपने किस तरीके से उस सिचुएशन में अप्लाई किया। ओके, उसके क्या रिजल्ट आए, क्या कंक्लूजन उसका निकला। ठीक है, यानी कितना इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर, कितना चीजों में सुधार आया। Okay, next project report writing focuses on practical application, design, development and outcome. ठीक है, किस पर फोकस करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, यानी कितना आप प्रैक्टिकली काम करते हो उस प्रोजेक्ट, कितना काम किया आपने उस प्रोजेक्ट पर, क्या डिजाइन था, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करता है, क्या इसका आउटकम निकला। इट मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन हाउ द प्रोजेक्ट वॉज प्लान, एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट रिजल्ट्स वर अचीव्ड। यानी कितना जो आपका प्लान है वो, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट था वो कितना बेटर था, कितना अच्छे से उसने वर्क किया, क्या उसके रिजल्ट निकले, और किस तरीके से उसने अपने जो एम था उसको अचीव किया। ओके, इन सभी चीजों को ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू शो द स्टूडेंट्स टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो स्टूडेंट है उसकी टेक्निकल स्किल्स को बताना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बताना, कि किस तरीके से जो उसका सजेशन था या फिर जो उसका प्रोजेक्ट था उसने कितना हेल्प किया उस इश्यू को सॉल्व करने में। ओके, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस बताता है ये पूरा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझ में आया। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, यानी किस वे में, किस फॉर्मेट में हमें इसको रेडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टाइटल पेज, यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसको अच्छे से डिफाइन करोगे, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, इन सबको डिफाइन करोगे। ठीक है, प्रॉपर अपना नाम के साथ भी, जिसने भी उस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया है उन सभी का नाम आ जाएगा। इंक्लूड्स प्रोजेक्ट टाइटल, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड गाइड्स नेम। ठीक है, जिनको आप सबमिट कर रहे हो उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप इसलिए ऐड करते हो ताकि ये लगे कि हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है वो पूरा प्रैक्टिकली है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल उस चीज पे काम किया है। कोई भी ऐसा मतलब साइन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, प्रॉपर साइंड होता है। अ साइंड स्टेटमेंट बाय गाइड डिपार्टमेंट सर्टिफाइंग दैट द प्रोजेक्ट वर्क इज ओरिजिनल। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि वो जो प्रोजेक्ट आपने किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, प्रैक्टिकली आपने उस चीज पर काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी जिसने भी आपकी प्रोजेक्ट को बनाने में या फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसके एम को अचीव करने में हेल्प की है, उन सभी का आप थैंक करोगे। ठीक है, एक्सप्रेशन टू थैंक टू ऑल हु हेल्प इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, यानी आप क्या करोगे भाई, जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसके जो की पॉइंट्स थे उनको आप समराइज वे में डिफाइन कर दोगे। ठीक है, यानी जो भी उसकी थ्योरी थी, जो भी आपने रिसोर्सेज वगैरह यूज किए, यानी जो मेन मेन पॉइंट है उनको आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना। एक तरह से आप बोल सकते हो ब्रीफ समरी होती है।
ठीक है, 100 to 200 वर्ड्स की ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी एंड मेन रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या हेडिंग है? नेक्स्ट है टेबल एंड कंटेंट, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अंदर क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ चैप्टर, हेडिंग, टेबल्स एंड फिगर विथ पेज नंबर, यानी प्रॉपर, ताकि हमें डाटा को ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो, इसलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट को रेडी करते भाई, ये दिखाने के लिए कि हाँ, जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है वो हमारा 1 to 2 पेज है, इसकी मैथोडोलॉजी जो है वो आपकी 5 to 6 पेज पर है। इससे हमें डाटा को बहुत इजीली समझने में और डाटा को ढूंढने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, जो रीडर होता है उसकी बहुत हेल्प करता है, वो डाटा को बहुत इजीली समझ सकता है। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी जो भी आपका टॉपिक था, प्रोजेक्ट था, उसका बैकग्राउंड वगैरह, उन सभी को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, कोई भी इश्यू से रिलेटेड आप बना रहे हो तो प्रॉपर उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करो कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नीड थी उस चीज की, प्रॉपर बैकग्राउंड वगैरह के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था या फिर जो आपका आइडिया था वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू, यानी जो भी ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता है उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। समरी ऑफ द अर्लियर वर्क, थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मैथोडोलॉजी और सिस्टम डिजाइन, यानी आपने क्या क्या टूल्स, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज किए हैं या फिर जो भी आपका आइडिया था उसको आपने किस तरीके से डिजाइन किया। लाइक आप कोई मशीनरी बना रहे हो तो उस मशीन को बनाने के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं और किस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट वॉज प्लान एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, किस तरीके से जो आपका प्लान है वो बनाया गया और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, यानी किस तरीके से आपने उसको अपने जो प्रोजेक्ट था उसको किस तरीके से इम्प्लाई करा सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट इंक्लूड ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम, टूल्स, टेक्निक्स और फ्रेमवर्क यूज्ड। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, एल्गोरिथम, टूल्स, टेक्निक्स जो भी आपने यूज किए उसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, उन सबको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेशन, यानी किस तरीके से आपका जो प्लान है वो उसको आपने इम्प्लाई किया। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, मॉड्यूलस डिस्क्रिप्शन, कोडिंग अप्रोच, हार्डवेयर एज सॉफ्टवेयर यूज्ड। जो भी आपने मतलब किस तरीके से आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं उसको सिचुएशन में इम्प्लाई करने के, उन सभी को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट रिजल्ट एंड एनालिसिस, क्या रिजल्ट आए उसके, क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की। आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, स्क्रीनशॉट, टेबल, ग्राफ, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की, किस तरीके का उसका परफॉर्मेंस रहा, ठीक है, क्या रिजल्ट मिले, इन सबको आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्कशन, यानी जो भी आपके रिजल्ट आए हैं उसके मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना और जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई हैं उन सभी को डिस्कस करना। ठीक है, यानी जितने रिसोर्सेज आपने सोचा था कि हाँ भाई इतने मतलब होंगे रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को कंपेयर करना कि भाई जो आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं उनके आपने वेस्टेज तो नहीं किए। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन एंड कंपैरिजन विद एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटकम इसका इस तरीके से निकलेगा उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला भाई, किस तरीके का इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा और फ्यूचर में ये किस तरीके से बेनिफिशियल है। Summary of the work done, achievements and suggestion for improvement or future development. Okay. नेक्स्ट रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, यानी वही जहां से भी आपने डाटा को कलेक्ट किया उन सभी का प्रॉपर नेम वगैरह आपको ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट अपेंडिसेस, यानी जो भी एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल मटेरियल है, यानी जो सपोर्टिव डाटा है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना। ठीक है, लाइक जैसे कोडिंग स्निपेट, क्वेश्चनरीज, डायग्राम, डेटा सेट्स, इन सभी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, लास्ट में जो भी एक्सटर्नल मतलब सॉरी एडिशनल मटेरियल है उसको आपको लिख देना। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा इसका स्ट्रक्चर। देखो दोनों का सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थीसिस का भी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग का भी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों मतलब हमने देखा दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, पर डिफर किस तरीके से होते हैं। तो जो थीसिस होती है वो आप क्या करते हो भाई, किसी टॉपिक पर बहुत अच्छे से रिसर्च करते हो, देन उसके बाद में
अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो। लेकिन ये क्या दिखाता है, रिपोर्ट राइटिंग दिखाता है आपका प्रैक्टिकल वर्क, यानी आपने कितना प्रैक्टिकली उस काम को किया है, कितना अच्छे से आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। ओके, इन सबको शो करता है। जबकि ये क्या दिखाता है, ये आपकी रिसर्च दिखाता है कि कितना आपने उस टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च किया है, डाटा को कलेक्ट किया है, चीजों को अच्छे से एनालाइज किया है। ओके, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पर जो थीसिस होता है, ये क्या होती है, हमारी ओरिजिनल रिसर्च होती है। क्रिएट नॉलेज और इंसाइट, ठीक है। नॉलेज और इंसाइट यानी किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल रिसर्च करना, ताकि उस टॉपिक के लिए हम क्या कर सके भाई, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई थ्योरीज बना सके, ताकि लोगों को नॉलेज बढ़े और इससे क्या हो सके भाई, लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। जो रिसर्चर वगैरह हैं वो इसलिए तो हेल्प करते हैं, मतलब इसीलिए तो रिसर्च करते हैं, ताकि हमें उस टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले, हमें इतना डीपली चीजों का एनालाइज ना करना पड़े। बाकी जो फ्यूचर में जो अदर साइंटिस्ट हैं उनको डेटा को पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ओके, तो ये किसको दिखाता है, ओरिजिनल रिसर्च को दिखाता है, ताकि एक जो नॉलेज है वो क्रिएट हो सके, नई नई नॉलेज उस टॉपिक के बारे में क्रिएट हो सके। लेकिन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, शोइंग इम्प्लीमेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और सोल्यूशन, यानी प्रैक्टिकल वर्क होता है जो कि ये दिखाता है कि जो आपका प्लान है उसको आपने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर, यानी ये जो होता है ये आपका रिसर्च ओरिएंटेड एंड एनालिटिकल होता है, यानी आप भाई अच्छे से चीजों का एनालाइज करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो कैसा होता है, एनालिटिकल होता है। जबकि जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ये क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड एंड टेक्निकल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एप्लीकेशन बेस्ड एंड टेक्निकल होता है। नेक्स्ट है डेप्थ के बेसिस पर, जो आपका थीसिस होता है ये थोड़ा डिटेल में होता है, ये थोड़ा कम डिटेल में होता है, ठीक है। ये फुल डिटेल में होता है, इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है। जो बाहर की रिसर्च है भाई, हम जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है उन सभी को भी तो इसमें ऐड करते हैं। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि आपने जो आपका प्लान है उसको किस तरीके से डिजाइन किया है, ओके, और किस तरीके से उसको इम्प्लाई किया है, क्या उसके रिजल्ट आए। लेकिन ये क्या करता है भाई, प्रॉपर सारे चीजों पर रिसर्च करता है, जो भी डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसको पहले लिखता है, देन उसके बाद में उसके मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जो नई रिसर्च आई है, जो नई फाइंडिंग की है उसने, उसके साथ कंपेयर करके चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये किस पर फोकस करता है, सिर्फ कि उसका डिजाइन किस तरीके से आपने उसको डिजाइन मतलब बनाया है, और किस तरीके से सिचुएशन में अप्लाई किया, यानी एग्जीक्यूट किया है अपने प्लान। डेवलपमेंट एंड रिजल्ट। नेक्स्ट आउटकम, ठीक है। आउटकम क्या होता है, नई नई थ्योरी डेवलप होती है, नई नई फाइंडिंग हमें मिलती है, और इसका कंक्लूजन, ठीक, न्यू थ्योरीज फाइंडिंग और कंक्लूजन। जबकि इसका जो आउटकम होता है वो क्या होता है, वर्किंग मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप और प्रैक्टिकल आउटपुट, यानी प्रैक्टिकल आउटपुट हमें इसका मिलता है भाई, नया नया मॉडल डिजाइन होता है। अगर हम कोई मशीनरी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि हम इस मशीन को लेके आएंगे तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, तो हमें एक नई मशीनरी मिल जाएगी, या फिर नया वर्किंग मॉडल मिल जाएगा, ठीक है, नया कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ओके, तो क्या करता है, प्रैक्टिकल आउटपुट इन सबको शो करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नई नई थ्योरी डेवलप होती है, नई फाइंडिंग हमें मतलब नई नई रिसर्च पता चलती है उस टॉपिक के बारे में, और डेप्थ नॉलेज क्रिएट होती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंक्लूडिंग उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, उसका एम क्या है, क्या पर्पज है आपको उसको क्रिएट करने का, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेशन, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। नेक्स्ट है इवेल्युएशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। तो ये ओरिजिनलिटी पर बेस्ड होता है, रिसर्च क्वालिटी एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के, कितना वो मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, कितना लोगों की जो नॉलेज है उसको और ज्यादा एनहेंस करेगा। ओके, जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के, किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है, फंक्शनैलिटी एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो काम करता है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो चलता है। ओके, नेक्स्ट है टाइम एंड एफर्ट्स के बेसिस पर। तो इसमें लॉन्ग टर्म रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डीपर इन्वेस्टिगेशन, यानी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम किसी भी चीज को बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ये हमारा इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ओके, तो
रिक्वायर्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग यूजुअली शॉर्टर देन अ थीसिस। ये थीसिस से शॉर्टर होता है। इसमें एक तरह से आप बोल सकते हो क्विक डेवलपमेंट की नीड होती है, इसलिए हम इसको रेडी करते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमारी बहुत सारे टाइप की होती है, लाइक जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, सॉरी ठीक है, बहुत सारे टाइप की रिपोर्ट होती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल क्या होती है, जिसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को लिखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल रिपोर्ट फॉलो आ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजों को लिखते हैं, फॉर्मल वे में उसको रेडी करते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल होती है, क्या होती है हमारी, भाई शॉर्ट होती है, सिंपल होती है, हम एक नोट की तरह चीजों को लिखते हैं, लाइक जैसे एक नोट लिखते हैं ना, तो वहीं पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा लेंथी नहीं होती, शॉर्ट होती है, सिंपल होती है और लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग। जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो ब्रीफली एंड यूज टू क्विक इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करना होता है किसी को, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट को यूज करते हैं। इतनी ज्यादा फॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, एकदम लेस फॉर्मल होती है। जबकि जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है ये बहुत ज्यादा डिटेल कंटेन करती है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें इसको रेडी करना होता है, ठीक है, मल्टीपल सेशंस को हमें एनालाइज करना होता है। लेकिन इसमें हम इतनी ज्यादा सेशन को एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, तो क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में उसको रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल। इंफॉर्मेशनल जो होती है, इंफॉर्मेशनल में हम चीजों को जैसी हैं वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, प्रॉपर उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, यानी अपना भी सजेशन देते हैं और सारी चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स विदाउट इंटरप्रिटेशन। जो भी ऑलरेडी फैक्ट्स हैं उन सभी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, यानी कोई भी उसमें हम अपनी एक्सप्लेनेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अपने ओपिनियन नहीं बता सकते। लेकिन जो एनालिटिकल होती है, इसमें आप चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हो और मतलब इंटरप्रिटेशन इसमें होता है। ओके, एनालिटिकल रिपोर्ट इंक्लूड्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, मतलब अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हो कि हाँ भाई ये जो डाटा है ये सही है भी या नहीं है, और अगर आपको इसको सही करना है देन आप क्या चीजें रिकमेंड करना चाहते हो। नेक्स्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, जो कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट। किसी भी टॉपिक के ऊपर या फिर मतलब साइंटिफिक, मतलब कोई भी रिसर्च इसके ऊपर रिपोर्ट को रेडी करना, तो ये क्या होती है, आपकी टेक्निकल रिपोर्ट होती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करना, जो भी अपडेट्स आ रही हैं इसके ऊपर कोई रिपोर्ट रेडी करना, तो ये क्या होती है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। शो द ऑनगोइंग स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कंप्लीटेड टास्क एंड रिमेनिंग वर्क, ठीक है, जो भी टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी काम रह चुके हैं, यानी जो भी चीजें अपडेट हो रही है, जो भी चीजें चल रही हैं उनके ऊपर कोई रिपोर्ट रेडी करना, तो वो क्या होती है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। नेक्स्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट होती है जो हमारी एक फिक्स टाइम इंटरवल पर रेडी करनी होती है, लाइक जैसे मंथली रिपोर्ट हो गई, ठीक है, तो हर मंथ क्या करना होता है, हमें एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है कि मंथली जो काम है वो किस तरीके से हुआ, एक मंथ के अंदर क्या क्या चीजें नई हुई हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं, तो इन सबको रेडी करना। प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल पर हमें उसको रेडी करना होता है, लाइक जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, ठीक है, यानी हर 4 महीने में, हर 6 महीने में या फिर हर एक साल में हमें कोई रिपोर्ट रेडी करनी होती है, तो वो क्या होती है, हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है हमारी रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना, वो क्या होती है, हमारी रिसर्च रिपोर्ट होती है, लाइक द थीसिस, ठीक है, प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी, मेथोडोलॉजी, डाटा एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट, ठीक है, किसी भी इशू के ऊपर आप रिपोर्ट को रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो किस तरीके से जो आपका आइडिया है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट होती है। आइडेंटिफाइंग एन इशू, एनालाइज इट एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, एग्जामिन वेदर अ पर्पस, प्रपोज्ड आइडिया, प्रोजेक्ट और प्लान इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल, ठीक है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका प्लान है वो अचीवेबल है, लोगों को ये ट्रस्ट दिलाना कि जो आपका आइडिया है उसको आप अचीव कर सकते हो, उसका जो भी एम है उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट किसी भी घटना के ऊपर आप रिपोर्ट को रेडी कर रहे हो, एक्सीडेंट कोई भी दुर्घटना होगी लाइक रेलवे एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट, तो ये सब रिपोर्ट क्या मतलब ये सब टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट तैयार करना क्या होता है हमारा इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिस्क्राइब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज विद डिटेल और कॉज इम्पैक्ट। ओके, तो इतने टाइप की हमारी ये जो रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रपोजल। रिपोर्ट समझ में आया, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग, उसका स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, किसी को अपना आइडिया अच्छे से एक्सप्लेन करना और उस पर्सन को कन्विंस करना ताकि वो आपके आइडिया को अप्रूव करे, उसको सपोर्ट करे, उसमें फंडिंग करे। ठीक है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है, किसी को अपने आइडिया को, अपने प्लान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि सामने वाला पर्सन आपके आइडिया को अप्रूव करे, उसमें फंडिंग करे और उसको सपोर्ट करे। ठीक है, फंडिंग करे या फिर इन्वेस्ट करे। A proposal is a formal document written to present an idea, plan or project to someone for approval, support or funding। ठीक है, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये आपका मतलब रिटन और ऑरल दोनों वे में हो सकता है। ठीक है, किसी को अपने आइडिया को या फिर प्लान को रिप्रेजेंट करना ताकि सामने वाला पर्सन आपको, आपके प्लान को अप्रूव करे, उसमें फंडिंग करे, आपको सपोर्ट करे। ठीक है, यानी आपके प्लान को सपोर्ट करे। इट एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू विल डू एंड व्हाट रिसोर्सेज यू नीडेड। ये क्या बताता है प्रपोजल, कि आपका जो प्लान है वो क्या है, किस तरीके से आप उस प्लान को अचीव करोगे, किस तरीके से उस पर काम करोगे। ठीक है, यानी प्रॉपर बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपका एम है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, इन सबको एक्सप्लेन करता है। और इस प्लान को किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज की आपको नीड होगी। ये प्रपोजल आर कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एकेडमिक सेटिंग। ये जो प्रपोजल होता है ये आपका बिजनेस में, एकेडमिक सेटिंग, इन सब में यूज होता है। ठीक है, लाइक जैसे किसी भी ऑफिस में अपना प्रपोजल रखना, लाइक जैसे कोई कंपनी है वहां पर भाई अपना प्लान बताना कि हाँ मेरा प्लान ये है, लेकिन आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो कि आप उस प्रोजेक्ट को खुद कर सको, तो सामने वाले पर्सन से एक पार्टनरशिप बनाना ताकि आप दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम कर सको। ठीक है भाई, आइडिया आपका और रिसोर्सेज उन सभी के। ओके, एक नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग प्रपोजल। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है एक प्रपोजल को लिखने के या फिर अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव, हम क्यों लिखते हैं इसको। भाई एक तो हम अपने आइडिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, सामने वाले पर्सन को, कि भाई जो इशू है वो ये है और इस तरीके से जो हमारा आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, या फिर इसका फ्यूचर में जो स्कोप है, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा स्कोप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को एनहेंस करेगा, इन सबको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, the main objective is to explain the purpose, importance and detail of the proposed project or plan। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हम अपने आइडिया को बहुत अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रपोजल के थ्रू, कि आपका आइडिया क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो। ओके, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रॉपर डिटेल वगैरह आप एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टू सीक अप्रूवल, अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, भाई लोगों को अपने आइडिया को इतना अच्छा से प्रेजेंट करना ताकि लोग उसको अप्रूव कर सके। कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रपोजल के थ्रू। ओके, तो अप्रूवल लेने के लिए हम अपने प्रपोजल को या फिर अपने आइडिया को लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। प्रपोजल आर रिटन टू ऑब्टेन परमिशन और फॉर्मल एक्सेप्टेंस फ्रॉम अथॉरिटीज और डिसीजन मेकर। ठीक है, जो हायर अथॉरिटी है या फिर जो डिसीजन मेकर है उनको अपने प्लान को बताना ताकि वो उसको परमिशन दे सके, उसको अप्रूव कर सके। नेक्स्ट टू रिक्वेस्ट फंडिंग और सपोर्ट, लोगों से फंडिंग और सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्रपोजल को लिखते हैं। मैनी प्रपोजल एम्स टू सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड मैन पावर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी मतलब काफी प्रपोजल का जो एम होता है वो ये होता है कि वो सामने वाली कंपनी से या तो पार्टनरशिप कर ले या फिर वो उसमें सपोर्ट करे, फंडिंग करे। मैन पावर लाइक आपको लेबर वगैरह की नीड है तो उसको कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट। अच्छी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए।
ठीक है। सबसे पहले क्लियरिटी, जो आपकी रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एक्यूरेसी, जो भी आप फैक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हो, बिल्कुल मतलब जो भी आप डाटा को इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। फैक्चुअल, करेक्ट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होनी चाहिए, नॉट पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आपके खुद के ओपिनियन नहीं होने चाहिए, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उन पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। प्रॉपर सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। कंसाइजनेस, आपकी जो रिपोर्ट है वो कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको उसमें डिटेल इंक्लूड नहीं करनी है, जो मेन पॉइंट है उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी क्या होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। रिलेवेंस होनी चाहिए, जो भी आप डाटा यूज कर रहे हो वो आपका आइडिया से रिलेवेंस होना चाहिए, यानी उससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है, एनी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सभी को आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ग्राफ वगैरह के थ्रू समझाओ, ताकि वो एकदम जो भी यूज करो बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल लगनी चाहिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, ये यूनिफॉर्म राइटिंग, यानी आपको उसको कंसिस्ट रखना है, एक ही राइटिंग में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिगाड़ दो। ठीक है, लाइक जैसे आपने भाई हेडिंग को तो हेडिंग का साइज कुछ और रख दिया, लेकिन आपने टेक्स्ट का साइज जो है वो हेडिंग के साइज से भी बड़ा रख दिया, तो ऐसे नहीं करना। एक ही हैंड राइटिंग में लिखना है, यानी यूनिफॉर्म हैंड राइटिंग स्टाइल में, और टोन भी आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, और फॉर्मल फॉर्मेटिंग थ्रोट, यानी प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आपको उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, नीट लेआउट विद हेडिंग, टेबल एंड फिगर। नेक्स्ट, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर रेफरेंसेस और सिटेशन के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि क्या दिखाता है, क्रेडिबिलिटी दिखाता है, यानी लोगों में एक ट्रस्ट को बिल्ड करता है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये विश्वास करने लायक, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन। ओके, नेक्स्ट आपका ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये आपके यहाँ पर है। ठीक है, इनको मैं बाद में पीडीएफ में अरेंज कर दूंगी। ये तो फर्स्ट पढ़ा था, देखो हमने यहाँ पर था अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों से अप्रूवल लेने के लिए, और रिक्वेस्ट फंडिंग टू सपोर्ट। ठीक है, यानी लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि वो आपके आइडिया को सपोर्ट करे, उसमें फंडिंग करे या फिर इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट, कन्विंस द रीडर, रीडर को कन्विंस करने के लिए। ठीक है, हम प्रपोजल क्यों लिखते हैं, ताकि हम रीडर को कन्विंस कर सके। A proposal tries to persuade the reader by showing benefits, feasibility and expected outcome of the project. ठीक है, यानी हम क्यों लिखते हैं इसको, ताकि हम रीडर को कन्विंस कर सके भाई, उसके बेनिफिट्स दिखा के, फिजिबिलिटी यानी जो आपका प्लान है वो अचीवेबल है, तभी तो सामने वाला उसको अप्रूव करेगा और उसमें प्रॉपर फंडिंग वगैरह करेगा। ठीक है, तो क्या करने के लिए, हम रीडर को कन्विंस करने के लिए हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान प्रोवाइड करने के लिए, कि हाँ भाई आपका जो प्लान है वो ऑलरेडी मतलब पूरा तैयार है, किस तरीके से आप चीजों को करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, और किस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप करोगे। इट आउटलाइन द स्टेप, टाइमलाइन, मेथड्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्लीमेशन द आइडिया इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कितना उसमें टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज आपको नीड होगी, किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट, टू हाईलाइट फिजिबिलिटी। ठीक है, फिजिबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए, यानी जो आपका प्लान है वो अचीवेबल है और बेनिफिशियल है। ठीक है, अ प्रपोजल डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्लान इज प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड बेनिफिशियल। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो भी आप उस प्लान से एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आपका आइडिया है उससे आप एक्सपेक्ट करते हो, यानी जो भी आपका एम है अचीव करना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। इट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, एडवांटेज एंड फाइनल रिजल्ट दैट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर इफ अप्रूव्ड। ठीक है, यानी जो अगर आप इसको अप्रूव्ड कर दोगे तो किस तरीके से ये वर्क करेगा और क्या हमें इससे अचीव होगा, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड प्रपोजल। ठीक है, रिपोर्ट और प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है। जो रिपोर्ट होती है वो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, यानी हमने किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, क्या क्या हमने अपने प्लान को किस तरीके से डिजाइन किया,
उन सबको एक्सप्लेन करता है। जबकि जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल ये बताता है कि किस तरीके से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद रेडी किया जाता है। ये आपका जब आप प्लान को एक्सप्लेन करते हो ताकि लोग उसको अप्रूव करें, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट पर काम करें। ठीक है, जो प्रपोजल होता है ये क्या होता है कि आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो, जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा तब आप उस पर वर्क करोगे। लेकिन ये क्या दिखाता है कि आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ ये बताता है किस तरीके से आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, इन सब की इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट देती है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग, रिजल्ट्स और कंप्लीटेड स्टडी या फिर वर्क को प्रेजेंट करती है। ठीक है, क्या करती है ये? या फिर उसको एक्सप्लेन करती है। ये जो भी मतलब आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइंडिंग, क्या क्या न्यू न्यू चीजें आपने फाइंडिंग की है और आपने अपने काम को किस तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, जबकि जो प्रपोजल होता है ये एक सजेस्ट अ प्लान, आइडिया और प्रोजेक्ट टू बी कैरी आउट इन द फ्यूचर, कि आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। ठीक है, क्या क्या चीजों की आपको नीड होगी, इसको एक्सप्लेन करता है। नेचर, ये डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल होता है, यानी सारी चीजों को जो भी आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब करते हो। ओके, लेकिन ये क्या होता है? परसुएसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, परसुएसिव यानी ये लोगों को कन्विंस करने के लिए एक तरह से रेडी किया जाता है ताकि लोग इसको अप्रूव करें और आप उस पर वर्क करें। नेक्स्ट, टाइम ओरिएंटेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, टाइम ओरिएंटेड के बेसिस पर अगर हम बताएं तो ये क्या होता है? ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज होने वाली है। ठीक है, भाई आपका प्लान है, उसको आप बताओगे कि हाँ मेरा ये प्लान है, इसको मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँ। तो ये फ्यूचर में जो भी आपका प्लान है उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो रिपोर्ट है ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि क्या प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। कंटेंट फोकस। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा कंटेंट जिस पर ये फोकस करता है? तो फोकस इज ऑन, इसका फोकस रिजल्ट पे, डेटा पे, एनालिसिस पर एंड कंक्लूजन पर रहता है। focuses on objectives, methods, benefits and feasibility, यानी जो प्रपोजल होता है कि भाई क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे और क्या बेनिफिट्स हमें उसके होंगे। ओके, नेक्स्ट है गोल के बेसिस पर। ठीक है, इसका गोल क्या होता है? लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना कि आपने आपका काम किस तरीके से किया है। ठीक है, और जो प्रपोजल होता है इसका गोल क्या होता है? लोगों को कन्विंस करना ताकि उसको अप्रूवल मिले, आपके प्लान को वो सपोर्ट करे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इंक्लूडिंग फाइंडिंग, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, जो भी चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं, उसने जो भी डाटा एनालाइज किया है, किस तरीके से आपका प्लान जो है वो काम किया था। ठीक है, किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है। ये इंक्लूडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, बजट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, यानी इसमें कितना बजट यानी कितना कॉस्ट आएगा उसका, और जो भी आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है यानी आप अपने आइडिया से क्या अचीव करना चाहते हो, इस चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटकम। तो इसमें आउटकम क्या आता है? प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंप्लीटेड टास्क, जो मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में नॉलेज मतलब या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी लोगों की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करता है, एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है ताकि लोग उसको अप्रूव करें, आपको परमिशन मिल सके। ओके, अपने टास्क को स्टार्ट करने के लिए। देन आई होप दोनों क्लियर हुए होंगे कि रिपोर्ट और प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल इन मेकिंग टेक्निकल प्रपोजल क्लियर एंड परसुएसिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से एक रोल प्ले करता है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग को क्लियर और परसुएसिव, यानी उसको एक तरह से आप बोलते हैं परसुएसिव का मतलब होता है लोगों को कन्विंस करना कि जो आपका प्लान है वो अचीवेबल है और बेनिफिशियल है। ठीक है, तो किस तरीके से वो उसको क्लियर बनाता है और एक तरह से आप बोल सकते कन्विंसेबल बनाता है, यानी लोग उसको मतलब अप्रूव करें। ठीक है, आप लोगों को कन्विंस करें, मतलब इतना इफेक्टिव हो कि वो लोगों पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, लोग उससे कन्विंस हो सके, उसको अप्रूव कर दें।
ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्निकल प्रपोजल प्ले अ की रोल इन मेकिंग इट क्लियर, लॉजिकल एंड परsuasive। जो स्ट्रक्चर होता है वो की रोल प्ले करता है इसको क्लियर, लॉजिकल और परsuasive बनाने में। Okay, a well-organized proposal helps the reader easily understand the idea and increase the chances of approval। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, चीजों को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। क्या करता है ये रीडर की हेल्प करता है ताकि वो डेटा को बहुत इजीली रीड कर सके और आपके जो उसके अप्रूवल के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऐसे क्या पॉइंट्स है या फिर क्या इसका स्ट्रक्चर होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्लैरिटी एंड परsuasiveness। ठीक है, यहाँ पे वो स्टेप दिए गए हैं जो कि इसको क्या बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं और परsuasiveness को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो उसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर इंट्रोडक्शन। अगर आप क्लियरली जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, एक तो वो मतलब लोग उससे कन्विंस हो जाएंगे, लोग उसको अप्रूव कर देंगे। इंट्रोडक्शन स्टेट्स द प्रॉब्लम, पर्पस एंड नीड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छे से चीजों को इंट्रोड्यूस करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका जो प्लान है उसका पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है या फिर इशू है उसको सॉल्व करेगा। यानी आपके प्रपोजल की क्यों नीड पड़ी हमें और किस तरीके से जो आपका प्रपोजल है वो बाकी सबसे बेटर है। दिस इमिडिएटली टेल्स द रीडर व्हाई द प्रपोजल इज इम्पॉर्टेंट। ये बहुत हेल्प करता है, अगर आप अच्छे से चीजों को क्लियर वे में डिफाइन करोगे तो ये रीडर की हेल्प करता है कि आपका जो प्रपोजल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अच्छे से उसको जो ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से डिफाइन करना है कि जो आपका प्लान है आप क्या अचीव करना चाहते हो। Okay, clearly state goals help the reader understand what the proposal aims to achieve। ये अगर आप अच्छे से चीजों को डिफाइन करोगे तो ये रीडर की हेल्प करेगा ये समझने में कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। ओके, दिस इंक्रीज ट्रस्ट कॉन्फिडेंस इन द प्लान। क्या करता है ये ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है भाई, जो रीडर है या फिर जो अथॉरिटी है उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, जो आपका प्लान है वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना अचीवेबल है। नेक्स्ट, डिटेल्ड मैथोडोलॉजी। अगर आप अच्छे से चीजों को जो भी आप मेथड वगैरह यूज करोगे उनको अच्छे से डिफाइन करोगे तो क्या लगेगा कि हाँ भाई जो आपका प्लान है वो पूरा रेडी है और जो सामने वाला पर्सन है जो भी अथॉरिटी है वो उससे कन्विंस हो जाएगी। Explain how the project will be completed, steps, techniques, tool, show the plan is practical and feasible। ये चीजें अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि भाई क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज की आपको नीड होगी, ये दिखाता है कि जो आपका प्लान है वो ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, कितना प्रैक्टिकल और कितना फिजिबल है। यानी आप भाई आपका सारी चीजें रेडी हैं, आप क्या करते हो भाई अप्रूवल मिलेगा देन आप उस पर वर्क करने लग जाओगे। दिस मेक्स द प्रपोजल मोर कन्विंसिंग। ये क्या बनाता है आपके प्रपोजल को और ज्यादा कन्विंसिंग बनाता है। ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्शन। यानी अच्छे से चीजों को सीक्वेंस में लिखो, प्रॉपर फॉर्मेट में चीजों को अगर आप लिखते हो तो क्या बनाता है उसको क्लियर बनाता है, रीडर को बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाती है। ओके, इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। दिस इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड क्लियरिटी। क्या करता है रीडेबिलिटी और क्लियरिटी को इम्प्रूव कर देता है भाई, जो रीडर है उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है डाटा को समझने में। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस एंड डाटा। ठीक है, यानी जो भी डाटा आप यूज कर जो आपका प्लान है उसके सपोर्ट में अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह को यूज करो। ठीक है, लाइक जैसे ग्राफ हो गए, चार्ट हो गए, इनसे जो आपका प्लान है वो क्या लगेगा, एकदम मतलब अचीवेबल लगेगा। इंक्लूडिंग फैक्ट्स, फिगर, डायग्राम एंड एनालिसिस स्ट्रेंथ द लॉजिक एंड परsuasiveness। जो कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आपका आइडिया है उसको स्ट्रेंथ दे के हाँ भाई जो आपका प्लान है वो एकदम रियल, एक तरह से आप बोल सकते हैं ओरिजिनल है। ओके, इट रिड्यूस डाउट्स एंड प्रूव क्रेडिबिलिटी सॉरी। ये क्या करता है, डाउट्स को रिड्यूस करता है। भाई डाउट कब क्रिएट होगा, जब आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे, मतलब पूरी चीज डिटेल मतलब प्रोवाइड नहीं कराओगे। ओके, तो क्या करता है ये डाउट को रिड्यूस करता है और क्रेडिबिलिटी को यानी एक आपको ट्रस्ट वर्थी और नॉलेजेबल पर्सन शो करता है, फिर आपके प्लान को लोग अप्रूव करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है बजट एंड रिसोर्सेज प्लान। ये क्या आपका बजट है, मतलब कितना कॉस्ट इसका आएगा और क्या क्या रिसोर्सेज की आपको नीड है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। क्लियरली showing cost, resources and timeline assures that the reader proposal is prepared and realistic। ठीक है, अगर आप अच्छे से चीजों को बता देते हो कि भाई इतना कॉस्ट आएगा या फिर ये रिसोर्सेज की मुझे नीड है, इतना मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या बनाते हैं, आपके प्लान को रियलिस्टिक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, यानी आपको एक समरी, शॉर्ट समरी बता देनी है। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट है उनको डिफाइन कर देना और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस प्लान से, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अ समराइजिंग कंक्लूजन reinforces the benefits and impact of the proposal. This motivates the reader to approve or support the idea। ये क्या करता है, रीडर को मोटिवेट करता है ताकि वो आपके आइडिया को सपोर्ट करे और उसमें इन्वेस्ट करे। ठीक है, देन आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से की रोल प्ले करता है इसको क्लियर बनाने में, और परसुएसिवनेस यानी लोगों को कन्विंस करने में किस तरीके से हेल्प करता है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को एक्सप्लेन करोगे, एक तो ये इसको क्लियर बनाएगा, उसमें अच्छे से ये बताओ कि भाई आपको क्या क्या रिसोर्सेज की नीड है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये दिखाता है कि हाँ जो आपका प्लान है वो एकदम तैयार है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और जैसे ही आपको अप्रूव मिल जाएगा आप उस पर वर्क करने लगोगे। ठीक है, तो क्या करता है ये इसको मतलब परसुएसिव बनाता है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को लिखते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फॉर्मल प्रपोजल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रपोजल। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीजों को लिखना होता है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मल वे में सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्लान है, उसको एकदम फॉर्मल वे में explain करना। These follow a fixed structure and including title page, introduction, objectives, methodology, budget, conclusion. They are used in business, governments and academic section। कहाँ पर यूज होता है, मेनली बिजनेसेस में, जहां पर आपको प्रॉपर सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसको प्रपोजल को रेडी करना होता है। ओके, बिजनेस में, अकेडमिक सेटिंग में और गवर्नमेंट में, वहां सब में आपका ये फॉर्मल प्रपोजल यूज होता है। इनफॉर्मल प्रपोजल आपका शॉर्ट होता है, सिंपल होता है। ओके, मतलब इतना ज्यादा फॉर्मल नहीं होता, आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका प्रपोजल है या फिर आइडिया है, उसको आप शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट, सिंपल एंड रिटन लाइक अ लेटर और ईमेल, नोट या फिर ईमेल की तरह होता है। दे आर यूज्ड इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स और इंटरनल रिक्वेस्ट। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है ये, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में और इंटरनल रिक्वेस्ट, यानी कंपनी के अंदर ही अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या वहां पर कोई प्रपोजल बताने के लिए, अपना आइडिया बताने के लिए वहां यूज होता है। ओके, यानी अपनी ही खुद की कंपनी में आप अपना प्रपोजल रख ले हो तो वो क्या होता है, आपका इनफॉर्मल प्रपोजल होगा। नेक्स्ट, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है जो आप किसी के कहने पर लिखते हो, यानी आपसे जब रिक्वेस्ट की जाती है तब आप उसको लिखते हो, तो वो कौन सा होता है, सॉलिसिटेड प्रपोजल, यानी किसी के कहने पर उस प्लान या फिर आइडिया को रेडी करना। ठीक है, तो रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरपीएफ, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, जब आपसे कहा जाता है उस प्रपोजल को लिखने के लिए, तो वो क्या होता है, आपका सॉलिसिटेड। द क्लाइंट आस्क फॉर द प्रपोजल, यानी जब आपसे पूछता है कि भाई आप एक प्लान को रेडी करो, तब आप उसको लिखते हो, तो वो क्या होता है, आपका सॉलिसिटेड। और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, बिना किसी के कहे आप खुद की जो क्रिएशन है, खुद का जो आइडिया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, बिना किसी के कहने पर, रिटन विदाउट एनी रिक्वेस्ट। द राइटर सबमिट्स एन आइडिया वॉलंटरी टू गेन इंटरेस्ट और अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल और लोगों का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करने के लिए हम अनसॉलिसिटेड प्रपोजल को लिखते हैं। ठीक है, बिना किसी के कहने पर जो प्रपोजल लिखा जाए वो कौन सा होता है, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, जो कि टेक्निकल डिटेल्स को, डिजाइन को, प्रोसेस को, सोल्यूशन और इंजीनियरिंग, साइंटिफिक और आईटी प्रोजेक्ट, इन सभी को प्रेजेंट करता है। वो क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल, इंक्लूडिंग डायग्राम, मेथोडोलॉजी, टूल्स एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस।
ओके, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, डायग्राम हो गया, मेथोडोलॉजी हो गई, टूल्स होगी और फिजिबिलिटी एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रपोजल। भाई आप अपनी कंपनी के अंदर ही अपना कोई प्लान बता रहे हो या फिर आइडिया बता रहे हो, क्या होता है आपका इंटरनल प्रपोजल। और आप बाहर के लोगों को या फिर बाहर किसी कंपनी में जाकर अपना आइडिया बता रहे हो तो वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल प्रपोजल। इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, रिटन फॉर पीपल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एग्जाम्पल लाइक जैसे रिक्वेस्टिंग न्यू इक्विपमेंट्स और परमिशन फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए परमिशन लेना या फिर कोई भी नए इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए कोई प्रपोजल रखना, वो क्या होता है आपका इंटरनल प्रपोजल। यानी अपनी ही कंपनी के अंदर आप कोई अपना आइडिया बताते हो, प्लान बताते हो, वो क्या होता है इंटरनल। और एक्सटर्नल, बाहर के लोगों को या फिर बाहर की कंपनी को आप कोई भी अपना आइडिया बताते हो, वो क्या होता है आपका external proposal written for people or organization outside. Like this example, proposal for clients, client के लिए, funding agencies के लिए या फिर investors के लिए। ठीक है, जो भी फंडिंग एजेंसी है कि भाई वो आपको फंड करेंगी तब आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा, तो वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल प्रपोजल। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च प्रपोजल। ओके, आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बताना, उसके लिए आइडिया बताना कि हाँ भाई आपकी जो रिसर्च है वो क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा, तो वो क्या होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। रिटन बाय रिसर्चर और स्टूडेंट टू प्रेजेंट प्लान रिसर्च स्टडी। ठीक है, इंक्लूड रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मैथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल क्या होता है, जो बिजनेसेस में लिखा जाता है, लाइक अपना कोई भी प्लान बताना या फिर कोई भी नई इक्विपमेंट की नीड है, शेड्यूल के बारे में कोई सजेशन देना, तो वो क्या होता है आपका बिजनेस प्रपोजल। ठीक है, रिटन बाय कंपनीज टू ऑफर प्रोडक्ट, सर्विस और सोल्यूशन टू अ पोटेंशियल क्लाइंट। ठीक है, अपने क्लाइंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराना, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना, इसके लिए प्रपोजल लिखना, तो ये क्या होता है हमारा बिजनेस प्रपोजल, जो कि मतलब कंपनी के लोगों के द्वारा ही लिखा जाता है। एम टू विन अ प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, इसका एम क्या होता है प्रोजेक्ट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को जीतना। नेक्स्ट, फंडिंग और ग्रांट प्रपोजल। फंडिंग वगैरह के लिए लिखना, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर एनजीओ होते हैं जो फंडिंग करते हैं, यानी आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करते हैं उसको बनाने में, ठीक है, उनके लिए कोई प्रपोजल लिखना, तो वो क्या होता है फंडिंग और ग्रांट प्रपोजल। रिटन टू ऑब्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियरली डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट बजट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। उसमें हमें क्या करना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसका कितना बजट है, भाई तभी तो हम उन लोगों से हेल्प मांग पाएंगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रेजेंट्स द प्लान, एक्टिविटी, टाइमलाइन एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंप्लीशन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर हम लिख रहे हैं उसको, तो वो क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है। यूज्ड इन एकेडमिक, इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। कहाँ पर यूज होता है ये आपका अकेडमिक में, इंजीनियरिंग में और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, वहां पर यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर नियर बाय एरिया फॉर सेफ गार्डनिंग एंड एनवायरमेंट। ठीक है, आपको एक प्रपोजल रेडी करना है अपने एरिया में ट्री प्लांटेशन के लिए। ओके, इन्वेस्ट नर्सरीज डिटेल बाय योर ओन। उसके लिए आपको मतलब एक प्रपोजल रेडी करना है ट्री प्लांटेशन के लिए अपने जो आसपास के एरिया मतलब उसके लिए, तो वहां पर आप ट्री प्लांटेशन करना चाहते हो, तो आप एक प्रपोजल रख रहे हो, तो किस तरीके से उसका फॉर्मेट होगा उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या आ जाएगा उसका टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या है आपका, प्रपोजल फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन ग्रीन व्यू कॉलोनी। ठीक है, आपका टाइटल क्या है कि आप एक प्रपोजल रख रहे हो ट्री प्लांटेशन का, कहां पर, ग्रीन व्यू कॉलोनी में। ओके, तो ग्रीन, इसका जो टाइटल है क्या है, ग्रीन फ्यूचर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन ग्रीन व्यू कॉलोनी। ओके, सबमिटेड टू, किसको सबमिट करना है आपको, द म्युनिसिपल एनवायरमेंटल कमिटी सिटी काउंसिलिंग। ठीक है, जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो प्रपोजल, उनका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में जो सबमिट कर रहा है, यानी जो जो उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी का नाम। सबमिटेड बाय इको यूथ क्लब ग्रीन व्यू कॉलोनी कोऑर्डिनेटर राहुल शर्मा और
डेट वगैरह मेंशन कर देंगे। ओके, जिसको आप सबमिट कर रहे हो, और जो सबमिट कर रहा है उन सभी का नाम, उसका प्रॉपर टाइटल। ओके, तो किस तरीके से रेडी करना है, सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है कि जो आपका प्रपोजल है उसकी क्यों नीड पड़ी, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या बेनिफिट हमें उसके मिलेंगे, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसका बैकग्राउंड वगैरह बताना है कि क्या इशू है जिसकी वजह से आप अपने प्लान को या फिर अपने आइडिया को बताना चाह रहे हो। So due to increasing pollution level and rapid construction activities in Greenview colony, the green cover has reduced significantly. कि वहां पर जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां की जो एयर है वो पोल्यूटेड होती जा रही है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और इन सब की वजह से जो पोल्यूशन लेवल हो बढ़ता जा रहा है। और जो वहाँ की हरियाली है वो, यानी जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता जा रहा है। दिस हैज रिजल्टेड इन राइजिंग टेम्परेचर, पुअर एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, और एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही है, यानी वहां पर जो एयर है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। टू सेफ गार्ड द एनवायरमेंट एंड रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज प्रपोज्ड। ठीक है, इसकी वजह से मतलब इस सभी चीजों को सुधारने के लिए हम अपने प्लान को बता रहे हैं। ठीक है, एक प्रपोजल आपके सामने रख रहे हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको डिफाइन कर देने कि भाई क्या आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द लोकेलिटी, आप अपनी लोकेलिटी के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हेल्दियर बनाना चाहते हो। ठीक है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए और एयर क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, फिर इम्प्रूव करने के लिए, और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अमंग रेसिडेंट्स, जो वहाँ के निवासी हैं, जो मतलब लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना एनवायरमेंटल के लिए। ठीक है, टू प्लांट 200 सैपलिंग्स ऑफ नेटिव स्पीसीज सच एज नीम, पीपल, गुलमोहर एंड अशोका। जो भी आपको स्पीशीज प्लांट करनी है उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट, टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड प्लांटेड सैपलिंग फॉर 1 ईयर। ठीक है, इस काम को आप कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे, तो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लोगे, या फिर जितना भी टाइम लगेगा उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, आप डेट बताओगे कि कब तक आप उसको कंप्लीट कर लोगे, लोकेशन बताओगे, पार्टिसिपेंट्स बताओगे, कब तक कंप्लीट कर लोगे, 1 साल में कंप्लीट कर लोगे, लोकेशन कहाँ पर, जो ग्रीन व्यू कॉलोनी पार्क है उसके आसपास की जो स्ट्रीट है वो सब। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इको यूथ क्लब मेंबर, कॉलोनी रेसिडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जो वहाँ पे रहने वाले हैं, वो सब इको यूथ क्लब के मेंबर और स्कूल के स्टूडेंट्स। एक्टिविटी प्लान। ठीक है, क्या आपका प्लान है, क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द प्लांटेशन साइट। सबसे पहले क्या करोगे, जो वहाँ की मतलब साइट है उसको अच्छे से क्लीन करोगे जहां पर भी आप प्लांटिंग करोगे। प्लांटिंग 200 सैपलिंग्स। ठीक है, 200 जो सैपलिंग्स है उनको आप प्लांट करोगे, यानी जो इसके अंदर आपका नीम वगैरह, पीपल, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, असाइनिंग टीम फॉर वाटरिंग एंड मेंटेनेंस, आप एक टीम को असाइन करोगे प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखभाल के लिए। कंडक्टिंग एन अवेयरनेस रैली ऑन सेव नेचर सेव फ्यूचर। ठीक है, यानी लोगों में एक अवेयरनेस लाओगे, ये आपका एक मतलब स्लोगन लिख दोगे ताकि थोड़ा सा वो एकदम अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो स्लोगन सेव नेचर सेव फ्यूचर। नेक्स्ट, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइक प्लांट सैम्पलिंग, ट्री गार्ड्स, वाटर कैंस, गार्डनिंग टूल्स और बैनर, पोस्टर, वॉलंटियर्स। ठीक है, यानी इन सबको एक्सप्लेन कर दोगे भाई कितना आपको मतलब क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, लाइक जैसे कितना सैपलिंग्स लेंगे आप, 200 सैपलिंग्स लगाना चाहते हो वहां पर, ट्री गार्ड्स उनकी देखभाल के लिए गार्ड को मतलब रखोगे। ठीक है, वाटर कैंस उनके प्रॉपर पानी वगैरह के लिए कैन वगैरह की जरूरत होगी, गार्डनिंग टूल। ओके, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड आउटकम, आप इससे जो भी सोचते हो कि भाई हमें ये अचीव करना, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक है, इंक्रीज इन ग्रीन कवर एंड इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी, आपकी हरियाली या फिर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इनहेंस कमिटी पार्टिसिपेंट्स इन एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन। ठीक है, जो कमिटी मेंबर हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं उनमें एक अवेयरनेस लाना एनवायरमेंटल के लिए। ठीक है, अवेयरनेस अमंग यूथ एंड रेसिडेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, हरियाली के लिए मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस लाना लोगों में। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस इन द लोकेलिटी। ओके, लास्ट में कंक्लूजन डाल दोगे। प्रॉपर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन वेल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल conservation and promotes sustainable living in Greenview Colony. With the support of Municipal Environmental Committee, these initiatives can create cleaner, ग्रीनर और हेल्थियर कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कंक्लूजन डाल दोगे लास्ट में, उसकी जो भी समरी है उसको ऐड ऑन कर दोगे और ये बता दोगे कि हाँ, अगर आप हमारे प्लान को अप्रूव करते हो तो हम एक क्लीनर, हेल्थियर और ग्रीनर एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको रेडी करना होता है। ओके, सबसे पहले क्या डालना है आपको, टाइटल डाल देना है। देन जिसको सबमिट कर रहे हो और कौन कौन मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उन सभी का नाम। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपका उसका एम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उन सबको यहाँ पर मेंशन कर दोगे। फिर आप अपने प्लान को बताओगे, क्या क्या मेथड, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करोगे। ठीक है, किन किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या आपको रिजल्ट ऑब्टेन होंगे, उनको मेंशन कर देना लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कि अगर हम आप हमारे प्लान को अप्रूव कर दोगे तो किस तरीके से फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पिचिंग एंड आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिचिंग एंड आइडिया क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है आपकी बिजनेस या फिर एकेडमिक सेक्शंस में। ठीक है, पिचिंग एंड आइडिया का मतलब होता है कि किसी को अपना आइडिया शॉर्ट, कंसाइज और एकदम इफेक्टिव वे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, पिचिंग एंड आइडिया का मतलब क्या होता है, अपने आइडिया को शॉर्ट, कंसाइज और इफेक्टिव वे में लोगों को एक्सप्लेन करना। तो ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है। Pitching an idea is an important skills in business, entrepreneurship, academics and creative फील्ड में। ठीक है, बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योरशिप यानी जब आप खुद का बिजनेस डेवलप करते हो उसमें, और नेक्स्ट एकेडमिक में और क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। ठीक है, यानी अपने आइडिया को बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करना इफेक्टिव वे में, ताकि लोग इंटरेस्ट शो करें अपना और उसको प्रूव करें, फंडिंग वगैरह करें। इट हेल्प कन्विंसिंग अदर टू सपोर्ट और इन्वेस्ट इन योर आइडिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि लोगों को कन्विंस करती है ताकि लोग आपके आइडिया को सपोर्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें। ओके, क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड पिच इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड पिच क्या करती है, आपकी जो सक्सेस है उसके चांसेस को इंक्रीज कर देती है। इट प्रेजेंट द आइडिया इन अ सिंपल, लॉजिकल एंड कॉन्फिडेंट वे। इसका मतलब क्या होता है, अपने आइडिया को एकदम एक्यूरेट वे में, सिंपल वे में, ताकि लोग उसको अच्छे से समझ पाए, और कॉन्फिडेंट वे में लोगों को एक्सप्लेन करना। गुड प्रिपरेशन, अ प्रॉपर प्रोसेस एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मेक द पिच मोर इफेक्टिव। अच्छे से अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करोगे, प्रॉपर प्रोसेस के साथ बताओगे, तो क्या करेगा, ये जो आपकी पिच है उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्ट्रेंथ देगा। ओके, तो पिचिंग एंड आइडिया का मतलब क्या होता है, अपने आइडिया को सिंपल, स्मार्ट और इफेक्टिव वे में लोगों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रेपरेशन, यानी ऐसी क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने से पहले। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द ऑडियंस। ठीक है, अपनी ऑडियंस की नीड को, उनको मतलब अपनी ऑडियंस को समझो, उनकी नीड को, उनके इंटरेस्ट को समझो। ठीक है, फिर उसी अकॉर्डिंग अपने आइडिया को, उस वे में अपने आइडिया को एक्सप्लेन करो। ओके, नो हु यू आर प्रेजेंटिंग, आप किसको वो प्रेजेंट कर रहे हो, कौन आपकी ऑडियंस है, उनकी नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेक्स्ट है स्टडी द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करो भाई, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो आपका प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं, या आपका प्लान कितना इफेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करो, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट योर आइडिया विल सॉल्व। ठीक है, कि आपका आइडिया फिर किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, डेवलप आइडिया क्लियरली, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अपने आइडिया को प्लान करना है, यानी आप किस तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको सबसे पहले बताओगे। ठीक है, डिफाइन द मेन फीचर्स, बेनिफिट्स एंड यूनिकनेस ऑफ योर आइडिया, उसके फीचर्स क्या हैं
और क्यों वो यूनिक है, यानी बाकी सबसे बेटर है आपका प्लान। नेक्स्ट, कलेक्ट सपोर्टिंग डाटा, लाइक आपको एग्जाम्पल के थ्रू या फिर मार्केट में प्रॉपर रिसर्च करके डाटा को कलेक्ट करना है, ताकि जो आपका आइडिया है वो एकदम रियलिस्टिक लगे और जो आपका प्लान है वो एकदम अचीवेबल लगे। ठीक है, गैदर फैक्ट, स्टैटिक, मार्केट रिसर्च और एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आइडिया। ठीक है, मतलब डाटा को कलेक्ट करना है जो आपके आइडिया को सपोर्ट करे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस डिलीवरी, उसको डिलीवर करने से पहले उसका रिहर्स करो 2-3 टाइम, ताकि आप कॉन्फिडेंट वे में उसको एक्सप्लेन कर सको अपने आइडिया को। रिहर्स योर पिच टू एंश्योर कॉन्फिडेंट, क्लियरिटी एंड स्मूथ प्रेजेंटेशन। ओके, यानी आपको क्या करना है, चीजों को रिहर्स करना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्लेन कर सको। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका प्रोसेस। इसका क्या प्रोसेस होता है, यानी किस फॉर्मेट में हमें चीजों को रेडी करना होता है। फर्स्टली, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिफाइन करो और अपने आइडिया को एक्सप्लेन करो कि भाई क्यों आपका जो आइडिया है वो बेटर है और किस तरीके से वो इफेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्लियरली डिफाइन द इशू और नीड दैट योर आइडिया विल एड्रेस। ठीक है, और अपने आइडिया की नीड बताओ कि क्यों उसकी जरूरत पड़ी, किस तरीके से वो इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द ऑडियंस, नो what your listeners care about, their expectation and their concern। ठीक है, जो आपके लिसनर हैं उनके बारे में सोचो कि वो क्या, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कंसर्न है, क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलप द आइडिया क्लियरली, अपने आइडिया को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट करो। डिस्क्राइब योर सोल्यूशन, इट्स फीचर एंड हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ये अच्छे से अपने आइडिया को, जो आपका मतलब सोल्यूशन है, उसको अच्छे से डिफाइन करो किस तरीके से वो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, सपोर्ट विद एविडेंस। ठीक है, एविडेंस लाइक जो भी आपने रिसर्च करके जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया है उसको आपको यहाँ पर यूज करना है, लाइक ग्राफ वगैरह हो गए, चार्ट वगैरह हो गए, ताकि वो आपके आइडिया को सपोर्ट करे। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ दे। एड मार्केट रिसर्च डाटा एग्जाम्पल और सक्सेस इंडिकेट्स दैट द आइडिया कन्विंसिंग। ठीक है, यानी जो आपका आइडिया है वो एकदम बेटर है, लोग उससे कन्विंस हो सके। नेक्स्ट है, क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर्ड पिच, यानी आपको उसको बता, मतलब उसको एक्सप्लेन करने से पहले प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजों को रेडी कर लेना, यानी ऑर्गेनाइज वे में चीजों को लिख लेना है। ऑर्गेनाइज कंटेंट विद अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, बेनिफिट्स और एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर विजुअल एड्स। ठीक है, अपने आइडिया को ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू या फिर मतलब स्लाइड वगैरह के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करो, ताकि वो लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, use slides, chart, prototype, demos to make the idea more understandable। ठीक है, ताकि लोगों को आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। भाई अगर हम किसी को चार्ट के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करते हो तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड रिफाइन, आपको उसका प्रैक्टिस करना है, उसको रिहर्स करना है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, रिहर्स द पिच टू इम्प्रूव क्लियरिटी, टाइमिंग एंड कॉन्फिडेंस, एडजस्ट बेस्ड ऑन फीडबैक। ओके, अच्छे से उसको रिहर्स करना ताकि आप कॉन्फिडेंट वे में उसको एक्सप्लेन, मतलब अपने आइडिया को लोगों को एक्सप्लेन कर सको। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड हैंडल क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको किस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है एक इफेक्टिव वे में, ताकि आप काल्मली उन सभी का आंसर कर सको जो भी क्वेश्चन अराइजेस हो रही हैं। Deliver a pitch confidently, answer questions, clarify doubt and show willingness to improve। okay, यानी जो भी क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं उन सभी का शांति के साथ आंसर करो। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हमने पर्पस पढ़ा, नेक्स्ट क्या है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या रखना है, इंट्रोडक्शन, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ योर पिच। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और जो भी आपका आइडिया है उसका पर्पस बताना है। ठीक है, यानी क्या प्रॉब्लम है और जो आपका आइडिया है उसका एम क्या है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो आप। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, तब आप अपने आइडिया को बताओ। एक्सप्लेन द इशू और नीड दैट एग्जिस्ट। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज की हमें जरूरत है। नेक्स्ट है प्रपोज्ड आइडिया सोल्यूशन। ठीक है, डिस्क्राइब योर आइडिया क्लियरली एंड शो हाउ इट सॉल्व द
प्रॉब्लम। अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करो और ये बताओ कि आपका आइडिया जो है वो कितना इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स एंड यूनिक फीचर्स। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बताओ, उसके यूनिक फीचर बताओ। हाईलाइट व्हाट मेक्स योर आइडिया डिफरेंट एंड वैल्यूएबल। उन चीजों को हाईलाइट करो जो आपके आइडिया को डिफर बनाते हो और वैल्यूएबल बनाते हो। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल एविडेंस। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उन सभी को इसमें शो करो। ठीक है, शेयर डाटा, एग्जाम्पल और रिसर्च सपोर्टिंग फिजिबिलिटी, जो कि क्या दिखाती है कि जो आपका प्लान है वो अचीवेबल है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लीमेशन प्लान। किस तरीके से आप उसको इम्प्लाई करोगे, ठीक है, किस तरीके से आप मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है वो वर्क करेगा। आउटलाइन द स्टेप, टाइमलाइन एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, जो भी इसका निष्कर्ष निकला और जो आपको मतलब किस तरीके से आप अपने प्लान को इम्प्लाई करोगे, क्या क्या एक्शंस आपको लेनी है। ठीक है, समराइज की पॉइंट एंड टेल द ऑडियंस व्हाट यू वांट, अप्रूवल, फंडिंग और सपोर्ट। कि आप क्या चाहते हो भाई, अप्रूवल चाहते हो, फंडिंग चाहते हो या फिर सपोर्ट चाहते हो कि लोग आपके प्लान को सपोर्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें या फिर आपको फंडिंग करें। ओके, तो इन सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट है हमारे डिफरेंस बिटवीन इवेलुएटर पिच एंड बिजनेस पिच। देखो, पिच काफी तरीके की होती है। ठीक है, बिजनेस हो गई, आपकी सेल्स पिच हो गई, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। जो आपकी इवेलुएटर पिच होती है ये ऑन द बेसिस मतलब लेंथ के बेसिस पर क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथ ही होती है। ये आपकी 20 to 60 सेकेंड्स की होती है, आपकी 5 to 20 मिनट की होती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो ये क्या करती है, क्विकली इंट्रोड्यूस कराती है। ठीक है, या फिर जो आपका आइडिया है उसको मतलब उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट को शो करें। ठीक है, अच्छे से आपके मतलब एकदम स्मार्ट वे में, शॉर्ट वे में अपने प्लान को बताती है ताकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन जो आपका बिजनेस पिच है ये क्या होती है, एक्सप्लेन द आइडिया इन डिटेल टू सीक अप्रूवल, फंडिंग और पार्टनरशिप। यानी यहाँ क्या करते हो, अपने आइडिया को डिटेल वे में समझाते हो ताकि लोग आपके आइडिया को अप्रूव कर सके, उसमें फंड करे और सपोर्ट करे। इसका काम क्या होता है, क्विक वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ताकि लोग इंटरेस्ट शो करें अपना। ठीक है, या फिर लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, डिटेल्ड लेवल। तो ये क्या होता है, हाई लेवल ओवरव्यू, यानी सिर्फ की पॉइंट आपको इसमें बताने होते हैं, अपने प्लान को इतना डेप्थ में नहीं बताना होता। लेकिन जो बिजनेस पिच होती है इसमें आपको सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, इंक्लूडिंग डिटेल एनालिसिस, प्लान, फाइनेंशियल एंड एविडेंसेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस, तो इसमें ऑडियंस आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन इसमें टारगेटेड ऑडियंस ही होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो सकती है, लाइक जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, प्रोफेशनल यू मीट ब्रीफली, जिनसे आप बहुत कम टाइम के लिए मिलते हो वो लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है, लाइक आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके क्लाइंट हो गए या फिर मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो इवेलुएटर पिच होती है बिल्कुल सिंपल होती है। यहाँ पर हम क्या बताते हैं, प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन और इसके बेनिफिट्स। ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से जो हमारा आइडिया है ये इसको सॉल्व कर सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस पिच है इसके अंदर आपका पूरा मतलब फॉर्मली एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में सारी चीजों को रेडी करना होता है। लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को बताते हो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से आपका आइडिया उसको सॉल्व कर सकता है, या फिर आपका क्या सोल्यूशन है, मार्केट एंड प्लान, फाइनेंशियल। ठीक है, कि आपका प्लान क्या है और आपको क्या हेल्प चाहिए, लाइक आपको लोगों को सिर्फ मतलब अप्रूवल लेना है अपने प्लान के लिए, फंडिंग लेनी है या फिर सपोर्ट चाहिए। ओके, फाइनेंशियली जो भी हेल्प चाहिए वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। यूज केस, जो आपका इवैल्यूएटर पिच होता है कहाँ पर यूज होता है, इनफॉर्मल और क्विक नेटवर्किंग सिचुएशंस में यूज होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है, इनफॉर्मल और क्विक नेटवर्किंग, जहाँ पर लोगों से आप बहुत कम टाइम के लिए नेटवर्क बनाते हो वहां पर आपका ये यूज होता है। लेकिन जो बिजनेस पिच होती है पूरा फॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मल मीटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, विजुअल एड्स। इसमें कोई विजुअल एड की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन यहाँ पर विजुअल एड्स की नीड होती है। ठीक है, ताकि लोग आपके प्लान को अप्रूव करें, लाइक जैसे स्लाइड्स, चार्ट, प्रोटोटाइप। गोल के बेसिस पर बात करें तो इसका गोल क्या होता है, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, स्पार्क क्यूरियोसिटी।
लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करना। लेकिन इसका गोल क्या होता है? लोगों को कन्विंस करना, ताकि लोग उसको, आपके प्लान को अप्रूव करें और उसमें सपोर्ट करें। कन्विंस एंड सिक्योर अप्रूवल फॉर सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका टॉपिक स्पीच डिलीवरी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, स्पीच डिलीवरी का मीन्स क्या होता है, यानी किस वे में आप अपनी बात को या फिर आप अपनी थॉट को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, स्पीच डिलीवरी का मीन्स क्या होता है, ये उस वे को रेफर करता है जिस वे में, लाइक आपका टोन, ठीक है, कितना पोलाइट है, कितना पोलाइटली आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हो। कि ये इस चीज पर फोकस नहीं करता कि आप क्या बात कह रहे हो या फिर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो। ये सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि किस वे में आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हो। डिलीवर करते टाइम आपकी जो टोन है वो किस तरीके की है, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का, आपका आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो स्पीच डिलीवरी का मीन्स क्या होता है? स्पीच डिलीवरी रेफर्स टू द वे अ स्पीकर प्रेजेंट्स एंड कम्युनिकेट्स अ स्पीच टू द ऑडियंस। ये सिर्फ उस वे को रेफर करता है जिस वे में एक स्पीकर अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करता है। ओके, it includes voice, tone, gesture, posture, expression, eye contact, speed, clarity and confidence। इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, लाइक आपका आई कांटेक्ट, कितना क्लियर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट वे में बता रहे हो, टोन किस तरीके की, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का, हैंड मूवमेंट किस तरीके का यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। गुड स्पीच डिलीवरी इंश्योर्स दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड, एंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल। ठीक है, एक अच्छी मतलब आप बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर करते हो, तो ये क्या बताता है कि जो मैसेज है वो लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, लोग उसमें एंगेज्ड रहते हैं, अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और लोगों पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, कि आपका जो मैसेज है वो इम्पैक्टफुल है। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी, यानी इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, जो भी ऑडियंस है उनको बहुत अच्छे से चीजों को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप अपने जो आपकी टोन है वो बहुत अच्छी रखोगे, बहुत मतलब वर्ड्स को बहुत क्लियरली प्रोनाउंस करोगे, तो क्या करेगा, ये लोगों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। ओके, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर पेसिंग हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज इजीली। अगर आप वर्ड को एकदम क्लियरली प्रोनाउंस करोगे, तो क्या करेगा, जो ऑडियंस है उनको बहुत इजी वे में मैसेज को समझने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट, बिल्ड ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस में इंटरेस्ट को बिल्ड करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट वे में अपने जो भी आपका आइडिया है उसको एक्सप्लेन करोगे, तो लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, लोग उसमें इंगेज रहेंगे। ठीक है, इंगेज मतलब उसमें व्यस्त रहेंगे, अपने बोलने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो दूसरी चीजों को सोच रहे होंगे। ओके, या फिर उससे बोर हो जाएंगे या फिर इरिटेट हो जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, लोगों में एक इंटरेस्ट को बिल्ड करेगा। गुड टोन, gesture एंड एक्सप्रेशन कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड अटेंटिव। उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, अपनी टोन को आप पोलाइट वे में अपने आइडिया को एक्सप्रेस करो, हैंड मूवमेंट को यूज करो, आई कांटेक्ट को यूज करो, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करो, कि जब आप किसी से बात करते हो तो एक प्रॉपर स्माइल के साथ में आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करो। मतलब सारी चीजें एक कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनहेंस क्रेडिबिलिटी। ये क्या करता है, क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करता है, यानी आपको एक विश्वसनीय पर्सन बनाता है, यानी लोग आप पर ट्रस्ट कर सके, ऐसा पर्सन आपको बनाता है। ठीक है, कब बनाएगा, जब आप कॉन्फिडेंट वे में अपने आइडिया को एक्सप्लेन करोगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, ये पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और इस पर्सन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट डिलीवरी मेक्स द स्पीकर appears trustworthy and knowledgeable। ठीक है, अगर कोई स्पीकर अपने जो डिलीवरी है, मतलब जो स्पीच है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट वे में डिलीवर करता है, तो क्या बनाता है, स्पीकर को ट्रस्टवर्थी और नॉलेजेबल पर्सन शो करता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑडियंस इमोशंस। ठीक है, ये क्या करता है, जो ऑडियंस है उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है। भाई, अगर आप एक अट्रैक्टिव वे में या फिर कॉन्फिडेंट वे में अपनी स्पीच को डिलीवर करोगे, ठीक है, उस टाइम पर जो आपकी पिच है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, लाइक जो आपकी टोन है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। या तो आप बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे हो, ठीक है, तो लोग क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फास्ट वे में बोल रहे हो तो लोगों को कुछ चीज समझ ही नहीं आएगी, जब समझ नहीं आएगी तो लोग क्या होंगे, इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रखना है, अपनी पिच को मेंटेन करके रखना है। भाई, जहां पर आप चीजों को समझा रहे हो वहां पर थोड़ी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको लो एंड हाई आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ताकि आप जो ऑडियंस है उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सको, लोग आपसे ना तो बोर हो, ना ही मतलब अग्रेसिव हो, ना ही
इरिटेट हो, ठीक है। इफेक्टिव वॉइस मॉड्यूलेशन कैन इंस्पायर, परस्यूड, मोटिवेट और इन्फ्लुएंस लिसनर, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्स द मैसेज मेमोरेबल। अगर आप अच्छे से लोगों को स्पीच डिलीवर करते हो तो ये क्या करता है, आपके मैसेज को मेमोरेबल बनाता है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में बना होता है कि कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। अगर आप स्लाइड वगैरह के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू लोगों को चीजें एक्सप्लेन करते हो तो उनको ज्यादा टाइम तक याद रहती, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हेल्प्स द ऑडियंस रिमेंबर की पॉइंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों को, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको आप चार्ट के थ्रू बता रहे हो तो वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक उनको मेमोरेबल रहेगा। नेक्स्ट रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन। क्या करता है, मिसकम्युनिकेशन को रिड्यूस करता है। अगर आप वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करते हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होने देते हो, तो क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को या फिर मिसकम्युनिकेशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। प्रॉपर एम्फेसिस, पोज एंड क्लियरिटी इंश्योर द मैसेज इज एक्यूरेट एंड नॉट मिसअंडरस्टूड, ठीक है। प्रॉपर एम्पेजिंग के साथ, प्रॉपर पोज के साथ, भाई ऐसा नहीं है कि आप चीजों को एक्सप्लेन करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, ठीक है। बीच में थोड़ा सा पोज भी लो ताकि लोग उस चीज के बारे में थोड़ा सोच सके, अपने जो भी डाउट है उन्हें क्लैरिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ्स कनेक्शन विद ऑडियंस, स्ट्रेंथन्स कनेक्शन विद ऑडियंस, ठीक है। अगर आपका जो बॉडी पोस्चर है बहुत ज्यादा सही है तो क्या करेगा, ऑडियंस के साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर देगा, ठीक है। लाइक जैसे आपका आई कॉन्टेक्ट, स्माइल एंड बॉडी लैंग्वेज क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद लिसनर, कि आप बात करते टाइम उनकी तरफ देख रहे हो, उनको फेस कर रहे हो प्रॉपर पेस के साथ, या फिर आपका जो एक स्माइल के साथ आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या करेगा, एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड कर देगा। ओके, नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, ठीक है। ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके मैसेज को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले है आपकी वॉइस एंड टोन, ठीक है। जो आपकी वॉइस एंड टोन है क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होनी चाहिए, उसकी लाउडनेस आपको मेंटेन करके रखनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टोन में बात करते जाओ, ओके। तो द लाउडनेस, सॉफ्टनेस एंड इमोशनल क्वालिटी ऑफ द वॉइस यूज टू कन्वे मैसेज इफेक्टिवली, ठीक है। इन सबको मेंटेन करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट करना, इससे क्या होता है, हम अपने मैसेज को बहुत इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, पिच एंड मॉड्यूलेशन। पिच भी वही कि आपकी जो बोलने की जो मतलब पिच होती है या फिर जो आपकी आवाज होती है, उसमें आपको एक ही टोन में बात नहीं करनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाई एंड लो आपको खुद एडजस्ट करनी है। तो चेंजिंग द पिच टू अवॉइड मोनोटोनी एंड कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, ठीक है। क्या करती है, लोगों को एंगेज रखती है, अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती। नेक्स्ट, रेट ऑफ स्पीच, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फास्ट वे में चीजों को एक्सप्लेन कर देना है, तो लोग क्या होंगे, इरिटेट हो जाएंगे जब उनको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। या फिर बहुत स्लो वे में मत एक्सप्लेन करो, ओके। तो वो आपको एक मतलब मेंटेन करके रखनी है उसकी स्पीड। Speak neither too fast nor too slow. Maintain a comfortable and understandable pace. आपको एक comfortable और understandable pace को maintain करके चलना। Next, pronunciation and articulation. Pronunciation का means होता है words को clearly pronounce करना, ठीक है। Articulation का मतलब होता है मतलब words को बहुत अच्छे से एकदम simple way में pronounce करना ताकि लोगों को वो अच्छे से समझ आ सके, okay। Clear pronunciation of words and proper articulation to ensure क्लैरिटी, ये क्या करती है, क्लैरिटी को इंश्योर करती है अगर आप अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो। नेक्स्ट है पोज, प्रॉपर पोज के साथ में चीजों को एक्सप्लेन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारी चीजों को बताते ही चले जाओ, बताते ही चले जाओ। अच्छे से एक टॉपिक को एक्सप्लेन करो, देन उसके बाद में थोड़ा सा पोज लो ताकि लोग उसके बारे में सोच सके, जो भी उनके डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सके। Use short break to emphasize important points and allow the audience to absorb information. Next, body language. आपका जो body language उसको आपको maintain करके रखना है, लाइक आपका facial expression, आपका hand movement, आपका eye contact, ठीक है। इन सभी को आपको coordination में रखना है। Gesture, facial expression, posture and the movement that support the स्पोकन मैसेज, ठीक है। ऐसे रखना है जो कि आपके मैसेज को सपोर्ट करे, जो भी आप बोल रहे हो उसको सपोर्ट करे, ठीक है। आपकी हैंड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो वैसे ही मतलब उसी के कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके रखना है, जब आप लोगों से बात करेंगे तब आपको उनको फेस करना है। स्टेबलाइजिंग कनेक्शन विद द ऑडियंस बाय लुकिंग
एट दैम कॉन्फिडेंटली, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस के साथ देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नर्वसली मतलब बात इधर कर रहे हो, देख उस तरफ रहे हो, तो ये क्या है, नर्वसनेस को शो करता है। नेक्स्ट, अपेयरेंस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ में रहो और कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच को डिलीवर करो। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली एंड डिलीवरिंग द स्पीच कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, ये कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनलिज्म के साथ में जो स्पीच है उसको अच्छे से डिलीवर करो। ओके, तो इसके एलिमेंट समझ में आए। नेक्स्ट है पैशन एज एन एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। पैशन भी एक स्पीच डिलीवरी का एक एलिमेंट होता है। ओके, किस तरीके से, देखो पैशन का मतलब होता है कि अपने आइडिया को या फिर अपने प्लान को एनर्जेटिक वे में या फिर बहुत इंटरेस्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ लोगों को एक्सप्लेन करना। तो ये भी तो स्पीच डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई अगर हम अपने मैसेज को एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो लोग क्या होंगे, उसमें इंगेज रहेंगे, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, यानी उनमें एक क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ओके, तो पैशन भी क्या होता है, पैशन भी एक एलिमेंट होता है स्पीच डिलीवरी का। पैशन रेफर्स टू द स्पीकर्स एनर्जी, एंथुजियम एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन द टॉपिक, यानी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ अपनी टॉपिक को एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, पैशन। ठीक है, पैशन क्या होता है, फुल एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ में अपने आइडिया को, अपने प्लान को एक्सप्लेन करना। When a speaker is passionate, the audience feel motivated, interested and connected. अगर जो स्पीकर है वो एक मतलब किसी भी चीज को लेकर पैशनेट है, पैशनेटली अपने काम को कर रहा है, तो ऑडियंस क्या होगी भाई, एक तो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेगी और क्या होगी, कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, इंगेज रहेगी, मतलब अपने जो भी बातें वो बता रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, वहीं पे ही सबका फोकस बना रहेगा। ठीक है, पैशन ब्रिंग्स लाइफ टू द स्पीच। पैशन क्या करता है, स्पीच को एक लाइफ दे देता है, क्या देता है ना, कि एक जीवन दे देता है। ठीक है, जीवन दान दे देता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, इसको एक लाइफ दे देता है। मेक्स द मैसेज मोर पावरफुल एंड मेमोरेबल, जो कि क्या बनाते हैं, जो आपकी स्पीच है, जो भी मैसेज है, उसको मेमोरेबल और पावरफुल बनाते हैं। पैशनेट स्पीकर शोज जेन्युइन इंटरेस्ट, यूज एक्सप्रेसिव वॉइस एंड कम्युनिकेट्स विद कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटमेंट। जो एक पैशनेट स्पीकर होता है वो जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ में, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता है कि हाँ वो सच में इस चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एक्सप्रेसिव वॉइस के साथ और बेटर कम्युनिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने मैसेज को डिलीवर करता है। ओके, तो पैशन क्या होता है, पैशन समझ में आया। पैशन का मतलब होता है एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ में अपनी जो भी आइडिया है उसको सामने वाले को एक्सप्लेन करना। ओके, अगर जो एक स्पीकर है वो पैशनेट है उस चीज को लेकर, तो ऑडियंस क्या होगी भाई, इंटरेस्टेड होगी, उसमें एंगेज रहेगी और उनको अच्छे से मैसेज समझ में आएगा। ओके, एंगेज रहेगी उसमें। नेक्स्ट है इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स। ठीक है, की एक्सपेक्ट्स ऑफ पैशन इन स्पीच डिलीवरी। ठीक है, क्या की एक्सपेक्ट्स है, सबसे फर्स्ट है एनर्जी एंड एंथुजियम। ठीक है, अपनी एनर्जी और अपने मतलब जोश के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में अगर हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो लोग क्या होंगे, उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, यानी उसमें इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, शोइंग एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट टू कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं, पर अच्छे से एनर्जी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना, जो भी आपका आइडिया है उसको एक्सप्लेन करना, ये मतलब जो ऑडियंस होती है उनके अटेंशन को गेन करता है। ठीक है, यानी आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड होती है। नेक्स्ट, इमोशनल कनेक्शन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग टू कनेक्ट विद लिसनर इफेक्टिवली। ठीक है, यानी अच्छे से चीजों का एक्सप्लेन करो, इमोशंस के साथ एक्सप्लेन करो ताकि लोग आपसे कनेक्टेड हो सके। एक्सप्रेसिव वॉइस, आपकी टोन जो है बोलने की बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, पोलाइट होनी चाहिए, सिंपल वे में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, और जो आपकी पिच है उसको आपको मेंटेन करना है, मोनोटोनी लैंग्वेज में बातें नहीं करनी। यूज टोन एंड पिच वेरिएशन टू कन्वे पैशन एंड अवॉइड मोनोटोनी। ठीक है, एक ही टोन में बात नहीं करनी है, उनको आपको मतलब जो पिच है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आपकी स्पीच को डिलीवर करना है ताकि वो लोगों को याद रहे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, स्पीकिंग विद बिलीफ एंड कन्विक्शन सो द ऑडियंस ट्रस्ट द मैसेज, ताकि ऑडियंस क्या कर सके,
मैसेज पर ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा पॉइज एज एन एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। पहले पढ़ा पैशन, पैशन क्या होता है? एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपने मैसेज को डिलीवर करना। पॉइज का मतलब क्या होता है? पॉइज का मतलब होता है एक तरह से सेल्फ कंट्रोल के साथ, यानी किसी के टॉपिक को सुनकर या फिर कोई भी क्वेश्चन सुनकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाना, काल्मली उसका आंसर करना, ठीक है, यानी अपने जो इमोशन है उन पर कंट्रोल रखकर एक स्पीच को डिलीवर करना। ये क्या होता है? हमारा पॉइज होता है। पॉइज रेफर्स टू द स्पीकर सेल्फ कंट्रोल, काल्मनेस एंड कॉन्फिडेंट वाइल डिलीवरिंग अ स्पीच, ठीक है, यानी सेल्फ कंट्रोल के साथ, काल्मली यानी पोलाइटनेस के साथ अपने मैसेज को डिलीवर करना। ओके, A poised speaker maintains steady posture, avoid nervous movement and appears relaxed and confident. जो एक poised speaker होता है वो क्या शो करता है? एक steady posture maintain करके रखता है, यानी एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, उसके रिलैक्स्ड फोल्डर रहते हैं, एकदम काल्म वो दिखता है, ठीक है, काल्म एंड कॉन्फिडेंट वो शो होता है। ओके, poise help the audience trust the speaker and improve the overall effectiveness of the message, ठीक है, ये ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करता है स्पीकर पर कि भाई वो अगर अच्छे से चीजों का एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा है चीज, मतलब कोई भी क्वेश्चन सुनकर, तो क्या करता है? ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करता है स्पीकर के ऊपर, और जो भी ओवरऑल मैसेज है उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें? काल्म एंड स्टडी पॉस्चर। काल्म का मतलब पता है, यानी शांति के साथ, पोलाइटनेस के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना, और एक स्टेडी पोस्चर मेंटेन करके रखना, लाइक स्ट्रेट खड़े होना, रिलैक्स फोल्डर हो गए, हैंड मूवमेंट हो गई, आपकी आई कांटेक्ट हो गई, स्माइलिंग हो गई, और मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टैंडिंग स्ट्रेट, रिलैक्स शोल्डर एंड स्टेबल बॉडी मूवमेंट शो कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल। क्या दिखाता है कि हाँ भाई आपका आपके इमोशंस पर कंट्रोल्ड है, आप एक काल्म पर्सन है। नेक्स्ट है कंट्रोल गैस्चर, ठीक है, लाइक आपके यूजिंग नेचुरल प्रपोजेबल हैंड मूवमेंट इंस्टेड ऑफ नर्वस हैंड गैस्चर, ठीक है, मतलब एक काल्म वे में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है ताकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन लगो, ठीक है, ना कि जो भी आपके नर्वस मूवमेंट्स है उन सबको अवॉइड कर दो। नेक्स्ट कंपोज फेशियल एक्सप्रेशन, यानी एक स्माइलिंग के साथ में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन जो आपकी स्माइल है वो एकदम ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप फोर्सफुली स्माइल कर रहे हो। ओके, कीपिंग एक्सप्रेशन appropriate and avoiding sign of nervous like frowning or forced smile। नेक्स्ट है स्मूथ एंड कॉन्फिडेंट वॉइस, आपकी जो वॉइस है कैसी होनी चाहिए? स्मूथ और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। स्पीकिंग क्लियरली विदाउट हेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स द सेल्फ अश्योर्डनेस, ये एकदम क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो कि आपको क्या दिखाएगा? ट्रस्ट वर्थी पर्सन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन एज एन एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। ठीक है, इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को, जो भी आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो उसको एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, या फिर किसी भी विजुअल ग्राफ के थ्रू या फिर टेबल के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करना, ताकि लोगों को वो लंबे टाइम तक याद रहे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भाई अगर हम चीजों को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीजें हमारे ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ओके, तो इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलिस्ट्रेशन मीन्स यूजिंग एग्जाम्पल, स्टोरी, विजुअल, डायग्राम, कंपैरिजन टू रियल लाइफ सिचुएशन टू एक्सप्लेन अ पॉइंट ड्यूरिंग अ स्पीच। ठीक है, स्पीच डिलीवर करते टाइम जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म आ रही है उनको एग्जाम्पल के साथ में बताओ, ग्राफ के थ्रू चीजों को समझाओ, या फिर एक स्टोरी के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करो। इट मेक्स द मैसेज क्लियर, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। ये क्या बनाता है? आपके मैसेज को क्लियर बनाता है और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। ओके, illustration help listener visualize idea and connect them to real experience which improve comprehension and retention। illustration क्या करता है भाई? ऑडियंस को विजुअलाइज यानी चीजों को सोचने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ताकि वो उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ सके। ठीक है, क्या करते हैं भाई? वो उसके लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं, चीजों को इमेजिन करने लगते हैं और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जो कि उनकी कॉम्प्रिहेंशन यानी उनकी जो समझ है उसको बढ़ाता है, और रिटेंशन यानी चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में उनकी हेल्प करता है। जो भी उसके की पॉइंट्स है वो उनको लास्ट टाइम तक रिमेंबर रहते हैं। ओके, सॉरी, लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है रिलेवेंस, आपका जो भी आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हो वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको स्ट्रेंथ दे।
Okay, the example or visual must be directly related to the topic and support main idea. Okay, और क्या हो, जो भी आपका आइडिया है उसको सपोर्ट करते हुए उसको स्ट्रेंथ दे. नेक्स्ट है क्लियरिटी. जो भी आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हो उनको क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इलस्ट्रेशन शुड बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट ओवरलोडेड विद डिटेल. क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, वेराइटी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन सच एज स्टोरी, चार्ट, स्टैटिक्स, इमेजेस और एनालॉजीज टू मेंटेन इंटरेस्ट. आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल यूज करने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ. ओके, नेक्स्ट, एक्यूरेसी. जो भी आप एग्जांपल यूज कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए. ओके, यानी सही होनी चाहिए. एग्जांपल, डेटा, विजुअल एड्स यूज मस्ट बी करेक्ट एंड रिलायबल. क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, यानी एकदम सही होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन इन प्रेजेंटेशन. ठीक है, इसका क्या पर्पस है इलस्ट्रेशन का. अगर हम चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा. ठीक है, क्यों हम इन चीजों को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ताकि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, टू इंक्रीज ऑडियंस इंटरेस्ट, ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंक्रीज कर पाए, उनकी मेमोरी रिटेंशन, ताकि वो उस चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रख सके. ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने वाले डेटा को हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, जो भी हमारा आइडिया है उसको हम अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए हम इलस्ट्रेशंस को यूज करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया. कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए विजुअल एंड एग्जांपल मेक्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ग्राफ के थ्रू, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं और सिंपल बनाते हैं. नेक्स्ट, टू इंक्रीज ऑडियंस इंटरेस्ट. ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए इलस्ट्रेशन मेक द प्रेजेंटेशन मोर एंगेज्ड एंड अट्रैक्टिव. क्या बनाते हैं, ये प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टेड और अट्रैक्टिव बनाते हैं. नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मेमोरी एंड रिटेंशन, ताकि लोग उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सके, इसमें हेल्प करते हैं. पीपल रिमेंबर विजुअल एंड स्टोरी मोर इजिली देन प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, प्लेन टेक्स्ट की वजह वो, अगर हम उनको ग्राफ के थ्रू, स्टोरी के थ्रू बताते तो उसको ज्यादा टाइम तक याद रख पाते. नेक्स्ट, टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट एंड डाटा. अपने डाटा, जो भी हम आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बने. ठीक है, ग्राफ, चार्ट्स, एग्जांपल स्ट्रेंथ्स द स्पीकर्स पॉइंट एंड ऐड क्रेडिबिलिटी. क्या करते हैं, क्रेडिबिलिटी को ऐड कर देते हैं उसमें. नेक्स्ट, टू क्लैरिफाई एंड हाईलाइट की पॉइंट. ठीक है, चीजों को अच्छे से समझाने में कोई भी डाउट क्रिएट ना हो और की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम इलस्ट्रेशंस को यूज करते हैं. इलस्ट्रेशंस ड्रॉ अटेंशन टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. क्या करते हैं, ये सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस पर ऑडियंस की अटेंशन को गेन करते हैं. ओके, देन आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी. ठीक है, देन अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे सेशन को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.